नमस्ते बच्चों, पीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम मनु का चैप्टर कर रहे हैं। हम इसमें आज मनु द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है बच्चों, देखो, और उसमें उन्होंने न्याय व्यवस्था को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। हम न्याय व्यवस्था से संबंधित उनके जो विचार हैं वो इन बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो न्याय को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट माना और ये कहा कि समस्त व्यवस्था में न्याय व्यवस्था सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि शासन का अस्तित्व और प्रयोजन ही है कि वह बुराई का प्रतिकार और सद्गुण की प्रतिष्ठा करे, तो इसके लिए न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था अच्छी होना बहुत अधिक ज़रूरी है। जब शासक अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए न्यायपूर्ण ढंग से दंड की व्यवस्था करेंगे तो ही प्रजाजन के जीवन की रक्षा हो पाएगी और इस समस्त प्रजाजन के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। ऐसी स्थिति में प्रजाजन जीवन में धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शासक को अपनी न्यायिक शक्तियों के उचित प्रयोग के आधार पर समाज के दुर्बल वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। फिर उन्होंने न्याय की निष्पक्षता पे भी बहुत अधिक बल दिया। न्याय के प्रसंग में मनु ये कहते हैं कि न्याय राजशक्ति का औचित्य तभी है जबकि उसका पालन निष्पक्ष रीति से हो। भारतीय जीवन में यमराज को निष्पक्षता पूर्वक सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार मनु कहते हैं कि शासक के द्वारा यमराज के समान अपने आप को राग और द्वेष, क्रोध, मोह से परे रहते हुए सभी भेदों को भुलाकर त्यागपूर्ण और निष्पक्ष आचरण किया जाना चाहिए। मनु शासक को चेतावनी देते हैं कि जो शासक निरपराधी को दंड देंगे और दंड देने योग्य व्यक्ति को छोड़ देंगे वह अपयश के भागी होंगे। सभी परिस्थितियों में निष्पक्षतापूर्ण न्याय प्रदान करना बहुत दुष्कर है और शासक ये कार्य तभी संपन्न कर सकता है जबकि शासक वर्ग धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला हो। फिर उन्होंने न्याय व्यवस्था के जो आधार बताते हुए कहा कि राजा की सर्वोपरिता तो है और निष्पक्ष न्याय के लिए शासक को निर्देशित करने की आवश्यकता अनुभव मनु करता है। मनु शासक को दिव्य गुणों से युक्त मानते हुए भी अपनी व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान धर्म और विधि को देते हुए शासक को धर्म और विधि से निर्देशित होने का निर्देश देते हैं। मनु ने न्यायिक कार्य में शासक को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है और धर्म के सार्वभौमिक लक्षणों के अतिरिक्त न्यायिक कार्यों में समाज की मान्य परंपराओं एवं अभिसमयों को भी महत्व प्रदान किया है। मनु के मत में विधि को शासक और शासित दोनों पर सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त है। शासक पर विधि की सर्वोच्चता का विधान करते हुए मनु न्यायिक शक्ति के मर्यादित प्रयोग की बात कहते हैं। अब उन्होंने किस प्रकार की न्यायालय हैं उनकी भी मनुस्मृति में विवरण दिया है। मनु ने कहा है कि राजा के द्वारा न्यायिक कार्यों का संपादन एक न्याय सभा के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें राजा ऐसे ब्राह्मणों और पार्षदों के साथ बैठे जो विधि के ज्ञान में पारंगत हो तथा न्यायिक शक्ति के प्रयोग हेतु दोष मुक्त परामर्श दे सके। मनु के अनुसार न्याय सभा में एक मुख्य न्यायाधीश जो या तो राजा होगा या उसके जो सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा भी न्याय प्रदान करने का यह कार्य कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। सामान्यतः न्याय सभा की अध्यक्षता राजा ही करता है और इस प्रकार राजा को न्याय सभा में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त है। मनु ने न्यायाधीशों की निष्ठता, बौद्धिक क्षमता और चारित्रिक उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिपादित किया है कि न्याय सभा के सदस्यों को विधि और राष्ट्र में प्रचलित परंपराओं व रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हो जो बाहरी चिन्हों, स्वर्ण, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्य के आंतरिक भावों को जान सके। मतलब न्यायाधीशों को देख के पता चल जाना चाहिए कि वो अगर कोई सामने खड़ा वो झूठ बोल रहा है, उसके बोलने की तरीका क्या है, तो इससे ही सब कुछ जो है पता चल जाता है। मनु का निर्देश है कि न्याय सभा में सामान्यतः शास्त्रों को सम्यक रूप से समझने वाले ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि योग्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो क्षत्रिय या वैश्य की नियुक्ति उसमें की जा सकती है। मनु ने इस बात पे बल दिया है कि न्याय सभा में सदस्यों की नियुक्ति कर देने मात्र से राजा का न्यायिक दायित्व पूरा नहीं हो जाता। वस्तुतः यह सुनिश्चित करना भी राजा का दायित्व है कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ कर सकें। अब देखिए बच्चों, उन्होंने कौन कौन से न्यायालय होंगे, किस प्रकार के विवाद होते हैं उसकी भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने 2 श्रेणी बताई है। पहले तो वे विवाद होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर हिंसा का अभियोग हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन माने जाएंगे। द्वितीय वे विवाद जो भूमि या धन के लेन देन से संबंधित है वे दीवानी विवाद की श्रेणी में आते हैं। आगे चल के मनु ने समस्त विवादों को पृथक
विषय वस्तु से संबद्ध होने के आधार पर 18 श्रेणियों में विभक्त किया है। अब 18 उनके द्वारा श्रेणियां बताई गई है। मनु ने स्पष्ट किया है कि पृथक पृथक प्रकार के वादों पर न्यायालय को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक तथा आवश्यकता अनुसार पृथक पृथक प्रक्रिया को अपना के विचार करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमाणों और विशेषतया साक्षी का पर्याप्त विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में प्रमाणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। इनमें से दिव्य प्रमाण को अधिक महत्व होता है, लेकिन दिव्य प्रमाण सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं। मानुष प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य करार देना चाहिए। साक्ष्य प्रमाण में आंखों देखा हाल होने के कारण ये विश्वसनीय होते, किंतु मनु के अनुसार असत्य बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी और कोढ़ी के कथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब मनु ने दंड व्यवस्था का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि दंड व्यवस्था अपराध के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए और सुधारात्मक होनी चाहिए और अपराध की मात्रा के अनुसार होनी चाहिए। हाँ आओ बच्चों, तो ये तो न्याय व्यवस्था हो गई। अब देखिए बच्चों, मनु के अर्थशास्त्र संबंधी विचारों को हम देखें आज, तो मनु ये अच्छे से जानते थे कि राज्य के संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए कोष बहुत अधिक आवश्यक है। मनु के द्वारा राजकीय आय के प्रमुख स्रोत भी उन्होंने बताए, बलि, शुल्क, दंड, कर, ये उनके द्वारा बताए गए। अब मनु का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र था बच्चों, तो उनके विचार जो है अर्थशास्त्र से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि राजा को बगुले की तरह चिंतन करना चाहिए। मनु का विचार है कि राजा को राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना प्रशासन चलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मनु ने करों की व्यवस्था की है। मनु के अनुसार राज्य को कम कर लगाने चाहिए। मनु ने राज्य को निम्नलिखित प्रकार के कर लगाने के लिए कहा है, जैसे बलि, शुल्क, दंड और भाग। बलि एक विशेष प्रकार का कर होता है जो भूमिपतियों पर लगाया जाता है और यह जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता है। शुल्क वह कर कहलाता है जो व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता है, इसे हम चुंगी जैसा मान सकते हैं। दंड में राजा या उसके अधिकारियों द्वारा अपराधों पर लगाए गए जुर्माने सम्मिलित है। मनु के अनुसार दंड को राजकोष में अवश्य जमा कराना चाहिए और उसका उपयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए। भाग उस कर को कह सकते हैं जो मनु के अनुसार भूपतियों से भूमि कर के रूप में राजा लेता है, इसे आजकल लगान कहते हैं। यह उपज का 1/4 तक लिया जा सकता है। इसके अलावा मनुस्मृति में तट कर, राजकर, पशु कर, शिल्प कर जैसे आधुनिक करों का भी वर्णन किया गया है। तट कर नदी नालों पर भी लगता था, परंतु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों को करों से मुक्त रखा गया है। अब देखिए बच्चों, कर लगाने के संबंध में कुछ सिद्धांत मनु के द्वारा दिए गए थे। जैसे उन्होंने कहा कि जो कर लगाए जा रहे हैं उसमें प्रजा का रक्षण होना चाहिए। प्रजा के रक्षण का सिद्धांत दिया है। कर लेने का उद्देश्य प्रजा का रक्षण है, अतः राजा द्वारा कर लेने के बदले प्रजा को जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कर भी इसी दृष्टि से लिए जाने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि किसी व्यवसाय में सभी प्रकार के व्यय देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ होता है उस पर ही कर लगाए जाने चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत और व्यक्ता मुक्ति का सिद्धांत भी दिया। उन्होंने कहा कि राजा के लिए ज़रूरी है कि वह राष्ट्र को संपन्न बनाएं और योजना में को देखते हुए पैसे कर लगाएं। व्यक्ता मुक्ति का अनुसार है कि मतलब कष्ट ना हो किसी को, और अधिक कर निषेध का सिद्धांत मतलब कहा कि अधिक कर ना लिए जाए। और उन्होंने कहा कि ऐसा जो बहुत ज़्यादा कर लेता है वो क्या करते हैं कि अपने राज का ही नाश कर लेते हैं। तो मनुस्मृति में करों के बारे में कुछ जैसे विशेष बातें कही गई थी, जैसे व्यापारियों से कर उनके सभी प्रकार के लाभ व व्यय को देकर लिए जाना चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु तथा स्वर्ण का 50वां भाग और भूमि की श्रेष्ठता, उपजाऊपन एवं परिश्रम आदि का विचार कर धान्य का 6वां, 8वां या 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने जो ये बताए हैं वो सिद्धांत बताए हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, और वो कहते थे कि कर हमेशा ऐसे हो जिससे जनता का भला हो और राष्ट्र की स्थिति को देखकर लगाए जाए। तो ये आपके न्याय सिद्धांत और अर्थव्यवस्था संबंधी मनु के विचार हो गए हैं। आगे हम मनु के जो अन्य सिद्धांत है उन पे हम चर्चा करेंगे, जैसे मंडल सिद्धांत है और षाड्गुण्य नीति पे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इन वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब कोरोना टाइम है तो अभी तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तब आप आएंगे, तब हम आपसे और कोई कॉन्सेप्ट जो आपका समझ में नहीं आया हम उसको क्लियर कर देंगे। अभी आप इसे अच्छे से देखें और पढ़ें। धन्यवाद।